हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि इजरायली सेना के हमले में नसरल्लाह मारा गया है। हसन नसरल्लाह सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जिससे हमने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया है। नेतन्याहू का बयान इसे लेकर सामने आ चुका है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नेतन्याहू का यह पहला बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायली सेना के हमले में नसरल्लाह मारा गया है। हसन नसरल्लाह सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जिससे कि हमने अपना हिसाब किताब अब बराबर कर लिया है। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. ולכן בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को ढेर करने के बाद इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान पर एक्शन के लिए इजरायल ने 1 लाख रिजर्व सैनिक रखे हैं और साथ ही इजरायल ने सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल लेबनान की सीमा के पास तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा गाजा से कुछ ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने अपने फाइटर जेट को भी रेडी टू अटैक मोड में तैयार रखा है। इजरायल की तैयारी देखकर ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल बहुत ही जल्द किसी भी समय लेबनान पर अटैक कर सकता है। गाजा के बाद लेबनान में अटैक कर इजरायल ने दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला है। यूएनजीए में इजरायली प्रधानमंत्री के तेवर से साफ हो चुका है कि इजरायल की ओर नजर उठाने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का हिसाब करने के बाद इजरायल रुकने वाला नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि इजरायल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है, जैसा कि उसने 1967 में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ हुए 6 दिन के युद्ध के दौरान किया था। तो क्या है ऑपरेशन फोकस और कौन कौन से देश होंगे टारगेट, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। इजरायल का ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स। 57 साल बाद इजरायल फिर दोहराएगा इतिहास। अब इजरायल के टारगेट पर सीरिया, इराक और यमन। करीब 1 साल से गाजा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इजरायल हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडरों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। दुश्मन को चुन चुन कर मारने वाली इजरायली सेना ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह का हिसाब करना शुरू कर दिया है। महज 10 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, यानी इजरायल अब अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। लेकिन नेतन्याहू की फौज इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि इजरायल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इस ऑपरेशन के तहत 1967 में इजरायल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमले शुरू किए थे और माना जा रहा है कि अब ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स का टारगेट सीरिया, इराक और यमन बनने वाले हैं। सीरिया, इराक और यमन टारगेट पर क्यों? यूएनजीए में नेतन्याहू की स्पीच से मिला संकेत। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर इजरायल करेगा वार। दरअसल शुक्रवार को इजरायल के पीएम जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहीं इसके संकेत मिल गए थे। नेतन्याहू ने स्पीच के दौरान 2 नक्शे दिखाए, एक को दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो दूसरे को अभिशाप। नेतन्याहू ने कहा कि पिछली बार मैंने एक नक्शा दिखाया था जिसमें इजरायल और उसके साथ ही अरब देश एशिया को यूरोप से जोड़ रहे थे। नेतन्याहू ने इसे दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो वहीं दूसरे नक्शे को नेतन्याहू ने आतंक का नक्शा बताया। इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों नक्शों को दिखाकर कहा कि एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। दरअसल इस दूसरे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंगों में रंगकर अभिशाप बताया गया था। माना जा रहा है कि इजरायल सीधे तौर पर ईरान पर हमला नहीं करेगा। वो चाहता है कि ईरान खुद इस जंग में कूदे, इसलिए वो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इराक, सीरिया और यमन में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। दशकों पुरानी है इजरायल और अरब देशों की दुश्मनी। 1967 में इजरायल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से जंग जीती थी। इजरायल ने शुरू किया था ऑपरेशन फोकस।
करीब 100 साल पहले फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर यहूदियों के लिए स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र बनाने का वादा किया था। लेकिन अरब जगत के देश इजराइल की स्थापना के खिलाफ थे। आखिरकार विवाद बिना सुलझाए 1948 में ब्रिटिश शासक मिडिल ईस्ट के इस हिस्से से चले गए और इजरायली नेताओं ने 14 मई 1948 को स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी। इजराइल के गठन के अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था। करीब 1 साल तक चले इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और जंग के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए आधी जमीन मुकर्रर कर दी। यहीं से फिलिस्तीनियों के लिए त्रासदी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा क्योंकि यहूदी सेना ने उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया था। इसके बाद साल 1967 में दूसरा अरब इजराइल संघर्ष हुआ। 6 दिन तक चले इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 5 जून 1967 से 10 जून तक इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ जंग लड़ते हुए कामयाबी हासिल की। इन तीनों देशों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को ही ऑपरेशन फोकस कहा जाता है। इस युद्ध के नतीजों ने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। दरअसल इस जंग के परिणाम स्वरूप गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल का कब्जा हो गया। यही नहीं, जॉर्डन से पूर्वी जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स भी इजराइल ने छीन लिया था। और अब 57 साल बाद इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस का सहारा लेकर इराक, सीरिया और यमन के बहाने ईरान को सबक सिखाना चाहता है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है। 24 घंटे में एक बार फिर इजरायली सेना ने लेबनान पर अटैक कर दिया है, जिसमें 33 लोगों की मौत और 195 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है, यानी इजरायल की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। नसरल्लाह का खात्मा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि इजरायल की सेना का अटैक नहीं रुका है। 24 घंटे में एक बार फिर से इजरायली सेना ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई है। आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना ने इस वीडियो के जरिए दावा किया कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे ये कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजरायल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। ये हमला इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग इस हमले में ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहीं मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान, इराक, लेबनान और सीरिया में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। ईरान ने 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इजरायली सेना के सबसे भीषण हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। हसन नसरल्लाह करीब 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ था, लेकिन उसकी मौत के चंद घंटों बाद ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन 2 नाम ऐसे आए हैं जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। अब कौन संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान? किसे मिलेगी हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी? हाशिम सफीद्दीन या शेख नईम कासिम में से कौन? नसरल्लाह की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इजरायल लेबनान के बीच तनाव वाले माहौल में 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनमें पहला नाम है हाशिम सफीद्दीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्हीं दोनों में से एक को आने वाले कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह की कमान सौंपे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक
नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशिम सफीद्दीन का। सफीद्दीन हाशिम हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है। हसन नसरल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने कहा कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सफीद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला था। बताया जा रहा है कि हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। ईरान के साथ सफीद्दीन के मजबूत रिश्ते हिजबुल्लाह चीफ के लिए उसकी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेख नईम कासिम का। शेख नईम कासिम को भी हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। वो हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेप्यूटी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के खफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से है। कासिम ने 1992 से हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया है। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रह चुका है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरल्लाह के सफाई के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेने का ईरान ने प्लान बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह का नया चीफ एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि नसरल्लाह के साथ कैसे हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांड की पूरी चेन खत्म हो चुकी है। एक एक करके आपको वो नाम बताते हैं जिसे ढेर कर दिया गया है। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का महासचिव, इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ, इसके अलावा विसाम अल तावली जो रादवान फोर्स का कमांडर था, फौज शुक्र जो कि हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर था, वहीं अली कराकी दक्षिणी फ्रंट का कमांडर, तालेब समी अब्दुल्ला नासिर यूनिट का कमांडर, इसे भी ढेर कर दिया गया, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर, वहीं मोहम्मद कासिम अल अतर ट्रेनिंग यूनिट का कमांडर था। हसन यूसुफ आबेद अल सत्तार रादवान फोर्स का ऑपरेशन चीफ था। हसन अहमद हादरी रादवान फोर्स में वेपन कमांडर के तौर पर था। अब्दुल्ला अब्बास तगाजी समुद्री ऑपरेशन का कमांडर था। अबू हसन सैयद इंजीनियरिंग यूनिट का प्रमुख था। मोहम्मद इसम हामद रादवान फोर्स का ऑफिसर था। अब्बास समी मुसलमानी बॉर्डर ऑपरेशन का कमांडर था। समारे आदेब अल हलीम तलावी गोलान हाइट में बॉर्डर ऑपरेशन का कमांडर था। मोहम्मद अहमद रजवाक उत्तर में रादवान फोर्स का कमांडर था। हसन हुसैन अल माजी रादवान फोर्स में उत्तरी सीमा का कमांडर था। वहीं हसन अली हसन रादवान फोर्स में लॉजिस्टिक कमांडर था। ये पूरी चेन अब खत्म हो चुकी है।